हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 8th क्लास है, जिसमें हम रीड 2011 वाला पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और आज की क्लास के बाद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग क्लासेस को स्टार्टिंग से देखना। मैंने सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ कराए हैं। इससे आपको रीड लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सीरीज आप लोग जरूर फॉलो करना। और अगर आपने क्लासेस को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप लोग क्लासेस को स्टार्टिंग से देखना, जिससे कि आपका रीट एग्जाम क्लियर हो जाए। ये सभी क्लासेस आपको रीट के साथ साथ सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSB, सभी स्टेट टेट और सभी टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो आप लोग सभी क्लासेस को पूरा एंड तक जरूर देखना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि अब मैं टॉपिक सीरीज स्टार्ट करूंगी और मैराथन क्लासेस कराऊंगी जिसमें 4 से 5 टॉपिक कवर होंगे। आप लोगों के पास काफी कम टाइम बचा है, इसलिए मैं मैराथन क्लासेस ही कराऊंगी। तो आप लोग सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब हम देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल प्लांट सेल द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिफेरल। न्यूक्लियस की पोजीशन पर्दीय होती है क्योंकि सेल का सेंटर भाग पानी से भरे वैक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाइड रहता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट संरचना है। ये सेल की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय करता है, कोशिकाओं की आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है, कंट्रोल सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और अगर एनिमल्स में पूछे न्यूक्लियस की पोजीशन तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल। तो आप लोग याद रखना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप लोग नोट करते चलना, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स बनाएंगे उनसे बेटर कोई भी नोट्स नहीं होंगे और आपको ये हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पर। तो अब हम देखेंगे अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रोफेज। माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो दो समान संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। और माइटोसिस की लॉन्गेस्ट स्टेज है प्रोफेज, क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है और स्मॉल वेसिकल्स का निर्माण करता है। और जो सेंट्रोसोम होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है और कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों पर चला जाता है। कोशिका विभाजन के बाद क्रोमोसोम एक सेट के रूप में नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल डिसीज इज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खाद्य पदार्थ की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विटामिन ए। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और आप लोग फूड वाली क्लास, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल वाली क्लास जरूर देखना। फूड वाली क्लास में मैंने आपको विटामिन अच्छे से समझाए हैं। और अगर इन क्लासेस से कोई नया क्वेश्चन आपका बनता है रीट एग्जाम में तो आप लोग वो भी कर पाएंगे। तो आप लोग ये क्लासेस जरूर देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिस्टम अफेक्टेड बाई एड्स डिसीज इज। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है और उसे नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन द स्टेटमेंट इज नोन एज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थर्ड लॉ है न्यूटन का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी जब तक कि किसी बाहरी बल की क्रिया द्वारा उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। यह फोर्स को भी परिभाषित करता है। तो फर्स्ट लॉ समझा दिया। सेकंड में क्या होगा, यह बताता है कि लगाया गया जो फोर्स है समय में प्रति इकाई परिवर्तन के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। F इक्वल टू एम इंटू ए, यह फोर्स का फॉर्मूला है। और जो हमें ये स्टेटमेंट दिया है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, सी, पावर। और जो पावर है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो आप लोग याद रखना। और इसे वाट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के डेवलपर
जेम्स बॉन्ड के सम्मान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रेडिएशन। और ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है पहले की क्लासेस में, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना, मैंने एक्सप्लेन भी किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दाब वृद्धि के साथ पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे बढ़ेगा ये भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एवरीडे लाइफ में हम सभी के घरों में प्रेशर कुकर का यूज होता है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। जब हम प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ाते हैं तो पानी का उबलना बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में बंद प्रेशर वाली कंटेनर के अंदर पानी या खाने को उबालकर दबाव बनाया जाता है। जब हम प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो तापमान में वृद्धि के कारण बर्तन में भाप उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न भाप के कारण बर्तन के अंदर दबाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिस पर पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है वह भी समान 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक से ऊपर हो जाता है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज को प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वह बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि के कारण जल्दी बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड इन, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1000 कैलोरी। हीट जो है वो एनर्जी का ही एक रूप है और ऊष्मा की जो यूनिट है वो कैलोरी है। कैलोरी क्या है? ये 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो हमसे कितना पूछा है? 1 किलोग्राम पानी में, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 कैलोरी। और अगर आपसे पूछे कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। और जूल क्या है? यह ऊष्मा ऊर्जा की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस इज, तो यहाँ पर आंसर जो सही होंगे वो दो सही होंगे, ए और डी ऑप्शन दोनों ही सही है। क्यों सही है ये भी हम समझेंगे। आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है कि उत्तल गोलाकार लेंस द्वारा निर्मित छवि बनेगी, तो जो आमतौर पर गोलाकार उत्तल लेंस द्वारा निर्मित जो छवि बनती है वो बनती है वास्तविक और उल्टी, यानी कि रियल और इन्वर्टेड। जब तक कि किसी वस्तु को फोकल पॉइंट या प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच ना रखा गया हो, और अगर वस्तु को फोकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। और एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, जो आभासी है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? इमेजिनरी। अब इमेजिनरी तो हो गया काल्पनिक, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन रिफ्रैक्टेड रे विल रोटेट बाय एन एंगल टू थीटा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पेशेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज गिवन स्पेक्टिकल्स ऑफ, दूरदृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा दिया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसे हाइपरोपिया और ये दूरदृष्टि दोष को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति आंख से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो उत्तल लेंस का चश्मा उसको दिया जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एबव 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो साउंड होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और इसी तरीके का क्वेश्चन पहले की क्लासेस में पूछा गया था, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। आज की क्लास में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट से मिलते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी क्लासेस जब देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको रीट एग्जाम क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि का तारत निर्भर करता है, तो ए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर। और ये क्वेश्चन भी पहले की क्लास में पूछा गया है, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। और आप लोग एक चीज और करना कि जो मैंने क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी की
मैराथन क्लासेस कराई हैं वो आप लोग जरूर देखना, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज। किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। मैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है? एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक के पार विद्युत चालक बल या वोल्टेज के उत्पादन की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के किसी भौतिक माध्यम को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? किसी चुंबक या अन्य चुंबकीय वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और अभिविन्यास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोग नोट करते चलना, और जो मैं आपको क्लास की पीडीएफ शेयर करूंगी उसमें भी मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्लास की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से समझना, जिससे कि रीट फरवरी 2025 वाले एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग बड़े आराम से कर लें। यहाँ पर हमें एक बल्ब दिया है 100 वाट और 200 वोल्टेज का, जो कि जुड़ा है 160 वोल्टेज से। अब हमें इसमें बताना क्या है कि कितनी जो शक्ति है वो हाश हुई है, पावर डिस्पेशन हमें बताना है। तो पावर डिस्पेशन को निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है, आप लोग नोट करते चलना और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो हमें दिया क्या है? बल्ब की पावर रेटिंग दी है कितनी? 100 वाट और 200 वोल्टेज पर। तो जो 200 वोल्टेज पर बल्ब की पावर है वो कितनी हो गई? P इक्वल टू कितना हो गया? 100। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स यानी कि बी हमें कितना दिया है? 160। ये क्या है? स्रोत का विभवांतर है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बल्ब का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर अपॉन पी करेंगे पावर। तो वी स्क्वायर क्या है? जो ये 200 वोल्ट दिया है, तो 200 स्क्वायर करेंगे और अपॉन करेंगे 100। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो जब हम 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो 400 ओम वहां पे निकल कर आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब हम लगाएंगे पावर डिस्पर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर क्या है? 160 स्क्वायर करेंगे अपॉन जो हमने आर निकाला है 400 वो यहाँ पर रख देंगे। अब 160 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25600 निकल कर आएगा। फिर जब 400 से आप इसे डिवाइड करेंगे 25600 को, तो आपका आंसर निकल के आएगा 64 वॉट। तो कितनी शक्ति हास हुई? 64 वॉट। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करा दूंगी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ई नॉट बी द पीक EMF of alternating current, then root mean sequence EMF will be। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिटर्जेंट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सोडियम, और जो सोडियम है वो एक केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइस यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड पिक्चर इज, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा फैक्स। जो फैक्स है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट और पिक्चर को भेजने के लिए किया जाता है। टेलीप्रिंटर क्या है? इट इज अ कंबाइंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइपराइटर और प्रिंटर, यानी कि यह एक संयुक्त इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइपराइटर है और प्रिंटर है, जिसमें अक्सर एक एकीकृत पेपर टेप रीडर या प्रिंटर होता है जो टेलीफोन सिस्टम के माध्यम से अदर या कंप्यूटर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट समझेंगे टेलेक्स, ये क्या है? ये एक नेटवर्क है जिसका उपयोग संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स,
तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में वेल्ड का अर्थ है ज्वाइन इंसेपरेबली, यानी कि अविभाज्य रूप से जुड़ना, इसीलिए यह लोहे या उनके टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन जो है वो ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस है जो वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा है और जीवन को संभव बनाती है। एसिटिलीन ये कलरलेस गैस है जो सबसे गर्म लौ पैदा करती है। इसका उपयोग वेल्डिंग और कटिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का उपयोग धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में किया जाता है और ये क्या करता है, रिड्यूस जोन ईजली, यानी कि धातु की सतह को साफ करता है और बड़ी मात्रा में ज्वाला पैदा करता है जो धातु को पिघालने के लिए पर्याप्त है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है रीड फरवरी 2025 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंबल ऑफ टंगस्टन एलिमेंट इज, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू। टंगस्टन एक केमिकल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है और इसकी खोज 1783 में पास्टो और जॉन जोस ने की थी। टंगस्टन एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण धातु है जिसका व्यापक रूप से प्रकाश बल्ब फिलामेंट बनाने में, इलेक्ट्रॉन और टेलीविजन ट्यूब्स, स्टील टूल जैसे विशेष मिश्र धातुओं में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, CO2। CO2 वह गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल के वांछनीय स्तर से अधिक गर्म होने से है। वायुमंडल में गैसों की संरचना में असंतुलन, जिसमें ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करने की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। और जो ग्रीन हाउस गैसेस है इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बाकी की क्लासेस देखेंगे तो आप लोग देख लेंगे वहां पर कि कितने बार ग्रीन हाउस गैसेस पर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। परमाणु संख्या इसे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if acid burn occur in the laboratory then wash with plenty of water and before putting Vaseline which of the following first aid should be performed, यानी कि प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से वॉश करना फिर अगेन पानी से धोना चाहिए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बहुत अच्छा बेस यानी कि क्षार है जो अम्ल को बेअसर करता है और जलन से तुरंत राहत देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे कि दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेरारियम। हैबिटेट यानी कि निवास क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी जगह जहां जीवों को रहने की आदत होती है और यह उन पर्यावरणीय परिस्थितियों को पूरा करता है जिनकी जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। हैबिटेट नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम। एम और ऑब्जेक्टिव्स सेम नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं और मैंने सीटेट की जब पेडागोजी वाली क्लासेस कराई हैं उसमें आपको एम और ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, उसमें मैंने ये बताया भी था कि एम क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप लोग वो क्लासेस भी जरूर देख लेना, साइंस पेडागोजी की 3 क्लासेस हैं, उसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साइंस पेडागोजी के, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर होता है ये हम समझ लेते हैं। एम जो है वो एक व्यापक यानी कि ब्रॉड शब्द है और इसको प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता होती है, निश्चित और स्पष्ट नहीं होते एम्स। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, स्पष्ट भी होते हैं, लेकिन नैरो यानी कि संकीर्ण होते हैं, विशिष्ट होते हैं और कम समय में प्राप्त किया जा सकता है इनको। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, जैसे कि आप सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये आपका एम है। अब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए स्टेट टेट, सी टेट, KBS, DSSB या रीट जैसे टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, तो इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है।
तो ये तो हो गया एम। अब रीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, जिससे कि आपका रीट एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स नैरो हैं, विशिष्ट हैं और कम समय में इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सभी 30 क्वेश्चन रीट 2011 वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई आपका कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा था। बाकी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।